सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और राज्य में शांति बनाए रखने की अपील। राज्य के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात में कहा, सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए कदमों को अन्य मुद्दों से जोड़ना सही नहीं। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की खुफिया सूचना की वजह से जारी की गई है एडवाइजरी। सेना ने कहा, शांति भंग करने की हर कोशिश करेंगे नाकाम। शर्तों के साथ कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच देने का पाकिस्तानी प्रस्ताव भारत को मंजूर नहीं। कहा, बिना किसी रुकावट के वियना कन्वेंशन के मुताबिक राजनयिक पहुंच कराए मुहैया इस्लामाबाद। पाकिस्तान के जवाब का इंतजार। इंसॉल्वेंसी कानून को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बताया अहम। इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन का किया शुभारंभ। कहा, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का संसद से पारित होना आर्थिक सुधारों की दिशा में नया आयाम। केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान के पहले महीने में ही शानदार नतीजे। 256 जिलों में 3.5 लाख जल संरक्षण, संचय और भूजल स्तर बढ़ाने के उपायों का काम पूरा। जल संकट से निपटने के लिए 1 जुलाई से हुई है जल शक्ति अभियान की शुरुआत। और भारत वेस्टइंडीज सीरीज का आज से आगाज। फ्लोरिडा में 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज। T20 सीरीज के अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच भी खेलेगी टीम इंडिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्य के राजनीतिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को जारी परामर्श सिर्फ एक सुरक्षा उपाय है। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी को अन्य मुद्दों के साथ जोड़कर बेवजह का डर पैदा करना सही नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के प्रमुख शाह फैसल और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और इमरान रजा अंसारी शामिल थे। राजभवन से जारी बयान के मुताबिक राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के पास अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले के संबंध में गंभीर और विश्वसनीय सूचनाएं हैं। इसलिए सरकार ने परामर्श जारी करके यात्रियों और पर्यटकों से जल्द लौटने के लिए कहा है। साथ ही साफ तौर से सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए कदमों को अन्य मुद्दों से जोड़ा जा रहा है, जिसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को घाटी में रहने की अवधि में कटौती करने की सलाह दी। सरकार ने पर्यटकों, अमरनाथ यात्रियों को सलाह दी है कि वो जल्द से जल्द घाटी से लौटने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्य के गृह विभाग ने आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर यह एडवाइजरी जारी की है। प्रमुख सचिव ने इस एडवाइजरी में कहा है कि पर्यटक और अमरनाथ यात्री जितना जल्द हो सके घाटी से लौट जाएं। इसमें कहा गया है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के मद्देनजर ताज़ा खुफिया सूचनाओं और घाटी के हालातों के मद्देनजर ये सलाह दी जाती है कि अमरनाथ यात्री और पर्यटक जल्द से जल्द घाटी से लौट जाएं। इस बीच पाकिस्तानी सेना की ओर से शह प्राप्त आतंकवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने के प्रयासों को विफल कर दिया गया है। सेना ने कहा है कि बालटाल और पहलगाम यात्रा मार्ग पर भारी मात्रा में पाकिस्तान निर्मित हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना के बारूदी सुरंग और स्निफर राइफल भी बरामद की गई हैं। इन बारूदी सुरंगों पर पाकिस्तानी फैक्ट्री के निशान हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान और उसकी सेना कश्मीर में आतंकवाद में संलिप्त है। This is a M24 American sniper rifle with telescope. This will be displayed outside after this press conference. You can have a look at it later. This was recovered from one of the caches of the terrorists along the Shri Amarnath Ji route. 3 days back, we were also getting inputs regarding certain specific inputs with regard to laying of IEDs and attacking the Jatra. So therefore, last 3 days have been very hectic for us.
we have been carrying out searches as told to you, and which has led to the cache of explosive material, the Pakistani made mine, and the sniper that you have seen just now. वहीं जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सेना ने कहा है कि नियंत्रण रेखा के पास स्थिति काबू में है और काफी हद तक शांतिपूर्ण है। सेना ने कहा कि कश्मीर में शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जितने भी लड़के वैली में टेररिस्ट बनते हैं उसमें से 83% ऐसे थे जो एक टाइम पे स्टोन पेल्टर थे। तो अगर आपका बच्चा 500 रुपए के लिए गली में जाके स्टोन फेंकता है या पत्थर फेंकता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो वो कल का टेररिस्ट है। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल 2019 में 7% टेररिस्ट को मार दिया गया पहले 10 दिन में ज्वाइन करने के बाद। ये अगेन माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा अगर टेररिस्ट बनता है तो 7% उसमें से पहले 10 दिन में खत्म होने का चांस है। चिनार कॉर्प्स कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों की ये अपील घाटी की सभी माताओं से है, लेकिन इस अपील में एक बात साफ है कि अगर कोई पत्थरबाजी या आतंकवाद की घटनाओं में शामिल पाया जाएगा तो सेना उसे बख्शेगी नहीं। सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिनार कोर के कमांडर ढिल्लों ने कहा कि फिलहाल हालात काबू में हैं और घाटी में माहौल काफी हद तक शांतिपूर्ण बना हुआ है। Situation on the line of control is under control and very much peaceful as of now. The infiltration from Pakistani side is being attempted regularly, and we have been having regular contacts on the line of control, whereby the infiltration bids by Pakistan Army and the terrorist is being foiled and replied to on regular basis. वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में आतंकी बनने वाले मामलों में कमी आई है। आतंकी बनने वाले कई कश्मीरी लड़के अपने घर लौटे हैं। So overall number of active militants in the valley has come down, and the number of active militants in Jammu region is also 8, with the surrender of one militant couple of days ago in Kishtwar. Our second target was the terror support network, because of which the militancy thrives and survives in the state. So therefore our strong action was targeted against OGWs, and a very large number OGWs were picked up, arrested, detained. Apart from them, we have also taken care of the organizations which were resorting to unlawful activities like Jamaat Islami, JKLF, and their activists and leaders also have been booked under various sections of law. जाहिर है कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हरकतों को लेकर सेना ने अपना संदेश साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, वहीं एक जवान के जख्मी होने की खबर है। दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। सुरक्षा बलों ने मालमा पानपोरा के इलाके को घेर लिया है और यहां 2 से 3 आतंकवादी छिपे होने की आशंका है। इससे पहले कल शोपिया में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सशर्त राजनयिक पहुंच दिए जाने का पाकिस्तानी प्रस्ताव भारत को मंजूर नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ शर्तें काउंसलर एक्सेस दिया था पाकिस्तान ने कुछ शर्तों के साथ, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई और काउंसलर एक्सेस के लिए किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा कि वो कुलभूषण जाधव तक आबाद पहुंच चाहता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान से जाधव तक बिना किसी धमकी या प्रतिशोध के माहौल के राजनयिक पहुंच देने को कहा गया है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश और वियना कन्वेंशन के अनुरूप है। फिलहाल इस मामले में पाकिस्तान खामोश है और भारत को उसके जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारत को एक प्रस्ताव भेजकर शुक्रवार को जाधव को राजनयिक पहुंच
मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान से कहा था कि राजनयिक पहुंच बिना किसी रुकावट के दी जानी चाहिए और ये आईसीजे के आदेश के अनुरूप मुहैया कराई जानी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने का वादा किया था। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा से पारित हो गया है। इससे पहले बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने समेत विपक्ष के ओर से लाए गए सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज हो गए। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए कड़े कानून पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक का मकसद आतंकवाद से लड़ना है और इसके लिए एकजुटता जरूरी है। अमित शाह ने विपक्ष की इस दलील को भी खारिज किया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सरकार उस व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसका किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने, आतंकवाद को बढ़ावा देने या आतंकवाद से किसी भी तरह से संबंध हो। जब तक सिर्फ संगठनों को ही इन आधारों पर आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जाता है। विधेयक को लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं। प्रतिबंध लगाने में उसके इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं। तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदंबरम साहब को कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है। मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के, और कई उदाहरण है मान्यवर ऐसे। अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता बंद, नई दुकान खोली, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली। कब तक प्रतिबंध लगाते जाएंगे? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर, इनके इरादों पर चेक लाना असंभव। राज्यसभा से कल मजदूरी संहिता 2019 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। ये संहिता 4 कानूनों की जगह लेगा। इनमें द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 शामिल है। विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून के प्रावधानों को पूरे भारत में लागू करने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की व्यवस्था है। इसके प्रावधान सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे। मजदूरी संहिता 2019 को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। अभी हमारे कुछ साथी फ्लोर वेज की बात कह रहे थे। मैंने कहीं पर भी फ्लोर वेज की बात नहीं की थी। पिछली सरकार में कभी किसी ने 184 या 86 की बात की थी, वो एक अलग बात थी। हमारा मानना ये है कि सारे वेज तय करने का काम ट्राइपार्टाइटेड समितियां जो होती हैं, जिसमें मजदूर संगठन और एम्प्लॉयर्स और राज्य सरकारें मिलकर जो तय करती हैं, और इसमें तो हमने अब ये प्रावधान कर दिया है, इसमें एक तिहाई महिला साथी भी उसमें होंगी और बैठकर इसको तय करने का काम करेंगे। वहीं राज्यसभा ने कल निरसन और संशोधन विधेयक 2019 को भी मंजूरी दे दी है। इसमें 100 से 150 साल पुराने 58 अप्रचलित कानूनों को खत्म करने का प्रावधान है। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव और चर्चा का जवाब दिया। इससे पहले विभिन्न दलों के सदस्यों ने विधेयक पर अपने अपने विचार रखे। लोकसभा से इस विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। That what Section 6A of the General Clauses Act states is that even if an amending act is repealed, the import of the amending act is saved. By the repeal of the amending act, its import, namely the amendment which is introduced in the main act, remains alive and always there. One point I surely take, that we need to have a robust mechanism for periodic scrutiny, as Madam Yagnik rightly said. We need to properly scrutinize it. That is my assurance to this House. There is a mechanism in place. If the need to further reinforce it, I'll do.
वहीं लोकसभा से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2019 को भी मंजूरी मिल गई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक में 2008 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियमन प्राधिकरण को पूर्व निर्धारित शुल्क ढांचे पर नए हवाई अड्डों की निविदा निकालने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। जो BATAC स्कीम है बीन अप्रूव्ड फॉर जॉइंट यूज ऑफ एयरपोर्ट विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर 10 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी दिस ईयर। इसमें 850 करोड़ खर्च किया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार जिन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन देनी है, वो जैसे ही जमीन मिलेगी उस मुद्दे को आगे, उस प्रोजेक्ट को आगे हम बढ़ा पाएंगे। वहीं लोकसभा में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव और चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का राजनीतिकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत है। विधेयक में न्यासी के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष को हटाकर उसके स्थान पर लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता या सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल के नेता को न्यासी बनाने का प्रस्ताव है। दूसरे दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि कई चीजें इस सच को स्वीकार करिए, ये राष्ट्रीय स्मारक है और अगर आप ये मानते हो कि हम नेता प्रतिपक्षी बने रहने देते तो क्या आप उसके पात्र हैं? तो अगर ये कहा गया उस संशोधन में तो मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत बात है अध्यक्ष जी, और इसलिए इसको आज के दिन स्वीकार करना पड़ेगा कि 100 साल शताब्दी पूरी होने के बाद अगर हम उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं तो ऐसे स्थानों को राजनीति से मुक्त कर देना चाहिए। वो दिन आज है जिसे हमें पूरा करना चाहिए। वो जलियांवाला बाग में जो निर्माण चल रहा है उस निर्माण से आपकी सहमति किस बात को लेकर है? अगर ये ऐसा ही वो काम कर रही है तो जैसे वर्तरी जी ने कहा, आप उसको स्वरूप को बदल तो नहीं सकते। वो चीजें जहां की तहां होनी चाहिए। वहीं लोकसभा ने शुक्रवार को बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधेयक में चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधेयक में देश भर में बांधों की सुरक्षा के लिए मानक बनाने पर ध्यान दिया गया है। इस विधेयक का मकसद नियमित निरीक्षण, आपातकालीन कार्य योजना और व्यापक सुरक्षा समीक्षा सहित बांधों की सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना है। यह कानून राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करेगा। जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी ताकि उन बांधों की भी सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांधों की सुरक्षा जो है प्राकृतिक आपदा इमरजेंसी सिचुएशन से जुड़े हुए एक्शन प्लान, क्योंकि केवल बांध टूटना ही या केवल एक दुर्घटना नहीं हो सकता, उसके अतिरिक्त भी प्राकृतिक आपदा के कारण से भी बांधों पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उनका एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने की व्यवस्था पूरे विश्व भर में है। लेकिन वो इमरजेंसी एक्शन प्लान यदि प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है आज देश के अधिकांश बांधों के पास में समुचित इमरजेंसी एक्शन प्लान भी बने हुए नहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि दिवाला और शोधन क्षमता संहिता को लागू करना भारत के आर्थिक सुधारों की कामयाबियों की कहानी में से एक है। उपराष्ट्रपति ने कल दिल्ली में इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि वित्तीय व्यवस्थाओं की स्थिरता के लिए दिवालियापन कानून अहम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में आए छात्रों से कहा कि जो फर्म वित्तीय संकट से गुजर रही हैं या जिनमें पूंजी में वृद्धि की संभावना नहीं है, उन सभी में इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन एक स्वस्थ फर्म, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बनाने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। Are not only likely to increase labor or capital, the exit of such firms will rather free labor and capital. In other words, the bankruptcy procedure will ultimately aid in recycling resources for a healthy firms and a healthier economy. Entrepreneurship by nature involves risk-taking. Some business ideas will inevitably turn out badly. This may be due to several reasons. A sound insolvency
and bankruptcy process enables rapid resolutions of such problems. There will be some setbacks sometimes. उपराष्ट्रपति ने निवेश माहौल में सुधार करने के मद्देनजर सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। इन सुधारों ने भारत की विकास गाथा में नया आयाम जोड़ा है। Government has initiated a series of economic reforms to improve the investment climate in diverse areas and make India an attractive destination. As you are all aware, India has jumped by several ranks in the ease of doing business and stands at 77th position. Of course, we need to further improve the ranking and make India one of the prime global destinations for investors. Since the establishment of robust insolvency framework with the enactment of Insolvency and Bankruptcy Code in 2016, we have made rapid strides in a short time. Undoubtedly, it's one of the success stories of the recent Indian economic reforms. दिल्ली में आज से बीजेपी सांसदों के लिए 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सांसदों को संसद की कार्यवाही समेत उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा। इस बार बीजेपी के 125 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो पहली बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। देश भर में जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान के पहले महीने में शानदार नतीजे आए हैं। इसमें जुलाई महीने में सूखा पीड़ित इलाकों समेत 256 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा जल संरक्षण, संचय और भूजल स्तर बढ़ाने के उपायों का काम पूरा हो गया है। इनमें से 1,54,000 जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के उपाय, 20,000 पारंपरिक जलाशयों का कायाकल्प, 65,000 से अधिक रीयूज और रिचार्ज ढांचे बनाए गए हैं। इसके अलावा 1,23,000 वाटरशेड विकास परियोजनाओं का काम पूरा किया गया। जल शक्ति अभियान में अब तक 2 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोग भागीदार बने हैं और इसे जन आंदोलन बना रहे हैं। साथ ही जल संरक्षण के प्रयासों के तहत 4 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। वर्षा जल संचयन और भूजल संरक्षण के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने 256 जिलों में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जल शक्ति अभियान चला रखा है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा और तटीय उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मध्य और दक्षिण पश्चिम अरब सागर, मध्य बंगाल की खाड़ी और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तटों और तटीय आंध्र प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का अनुमान है। इसलिए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। वहीं बारिश से बुरी तरह प्रभावित गुजरात के वडोदरा में अब जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। सूरत में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। राजकोट, अमरेली, वलसाड़, गिर सोमनाथ में भी बारिश हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कल बाढ़ प्रभावित वडोदरा शहर का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बारिश से जुड़ी घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राहत बचाव कार्यों की विस्तृत चर्चा हुई है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात करके बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली और केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने राहत और पुनर्वास प्रयासों में केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके अलावा ओडिशा और राजस्थान में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। ओडिशा में निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है और मलकानगिरी जिले में सड़क संपर्क टूट गया है। बाढ़ जैसे हालात के चलते जिला प्रशासन ने 2 दिन तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मलकानगिरी में बीते 24 घंटों में 115.86 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रशासन ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। चंद्रमा के मिशन पर गए चंद्रयान 2 ने सफलता की एक और सीढ़ी चढ़ ली है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 शुक्रवार को धरती की चौथी कक्षा में प्रवेश कर गया। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 की सभी गतिविधियां सामान्य हैं। इसरो ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी कि 6 अगस्त को यह आखिरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। इससे पहले 24 और 26 जुलाई को पहली और दूसरी कक्षा में इसे पहुंचाया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 3 M1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जुलाई को चंद्रयान 2 को लेकर रवाना हुआ था। बात खेलों की। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मैच आज रात 8 बजे से अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं। सोनम मलिक ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बुल्गारिया के सोफिया में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। सोनम ने 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीन के बिन जियांग को 7-1 से हराया। वहीं 15 वर्षीय कोमल ने भी 40 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बात खास शख्सियत की। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की आज जयंती है। हिंदी कविता के इतिहास में उनका सबसे बड़ा योगदान पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा है। 3 अगस्त 1886 को झांसी में पैदा हुए मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत में ये विशेषताएं देखने को मिली। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। उनका निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।